नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 कहानियां लेकर आया हूँ, गांव की सच्ची और बेहद डरावनी कहानियां। लेकिन कहानियां शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दोस्तों को एक निवेदन है कि अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो आज भर भर के लाइक कर दे, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आज की पहली कहानी प्रदीप जी ने भेजी है, जो कि मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आज यहां आपके साथ एक अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ तो नहीं हुई थी, पर मैंने अपनी आंखों से देखी थी। हुआ यूं था कि हमारे गांव में एक प्रथा है कि दिवाली के दिनों में हमारे यहाँ सुबह सुबह 4 बजे ही दिन की शुरुआत होती थी। मतलब सबसे पहले लोग नहा धोकर आंगन में दीप जलाया करते थे और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त पर सब अपने अपने घरों में पूजा वगैरह करते थे। और जिस दिन ये भयानक घटना हुई थी वो दिवाली का पहला ही दिन था। रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। अब ये घटना उन दिनों की है जब गांव के लोग रात 9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि उन दिनों टीवी वगैरह नहीं था। मतलब आज के जैसा तब कुछ भी नहीं था, और जल्दी सोने के कारण 3-4 बजे तक लोगों की नींद भी पूरी हो जाती थी। तो उन दिनों मेरी आदत थी कि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता था। तो रात 2-2:30 बजे के करीब मुझे टॉयलेट लगी और मेरी नींद खुल गई। वो घर 3 कमरों का था। सबसे पहले कमरे में अनाज और खेती वगैरह का सामान रखा जाता था। दूसरे कमरे में मैं और मेरे चाचा का लड़का हम एक साथ पढ़ाई करते थे और वहीं पर सोते थे। और तीसरा कमरा असल में रसोई घर था, लेकिन चाचा चाची वहीं पर सोया करते थे। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था और घर को लगकर ही दाईं तरफ एक शेड था। शेड यानी हमारे यहाँ जहाँ गाय और बैलों को बांधा जाता है। तो हमारे शेड में भी 2 बैल, एक गाय और एक भैंस को बांध कर रखा था। और इसी के साथ हमारे आंगन में एक बल्ब हमेशा जलता रहता था ताकि जानवरों पर हम ध्यान रख सके। तो मैं बीच रात उठा और वही बाहर आंगन के आगे अंधेरे में जाने लगा कि तभी मुझे हमारे बैल की आवाज सुनाई दी। अब जानवर इतने होशियार होते हैं कि आपकी छोटी सी आहट को भी पहचान जाते हैं। उसे पता चल गया था कि मैं घर से बाहर आया हूं, लेकिन मैं वैसे ही आधी नींद में आगे रास्ते पर जाकर टॉयलेट करने के लिए खड़ा हो गया। अब वहां तक लाइट इतनी ज्यादा नहीं पहुंच रही थी, बाकी सब अंधेरा था। मैंने वहां टॉयलेट वगैरह किया और कमरे में जाने के बजाय मैं पास ही उन जानवरों के शेड में घुस गया। अब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे क्या आ रहा था। मैंने बस सोचा था कि थोड़ा चारा वगैरह डालकर यहां से चला जाऊंगा। अब जब मैं वहां गया और नीचे झुका तो मैंने देखा कि आंगन के बीचों बीच कोई औरत खड़ी थी। अब वो जो शेड था वो भी पक्की दीवारों का बना नहीं था, घास फूस, बम्बू और पेड़ों की लकड़ियों से बना था, जैसे कोई झोपड़ा होता है। और उसी घास के बीच में से मुझे वो औरत दिखाई दे रही थी। मैं एकदम से खड़ा हो गया और मैंने पीछे देखा। वो सामने घर को देख रही थी। मैं वही बैलों के बीच नीचे बैठ गया और छुपकर उसे देखने लगा कि ये औरत आखिर कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तो कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और वहां खड़े होकर वो यहाँ वहां देख रही थी। उसके बाद वो घर के दरवाजे के पास चली गई। अब मैं यहाँ से इसलिए छुपकर देख रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ये हमारे गांव की नहीं है, मतलब हमारे जान पहचान की नहीं है। और उस वक्त मैंने देखा कि उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो एकदम से बदल गए और दरवाजे के पास जाकर उसने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अब सच कहूं तो जब उसने चाचा चाची के कमरे का दरवाजा खटखटाया था तो मैंने ये सोचा कि मेरा नसीब अच्छा था कि उसने हमारे कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाया, क्योंकि वहां साइड के कमरे का दरवाजा अंदर से खुला था। मैंने उसे बस खींच लिया था और अगर कोई उसे थोड़ा धक्का भी दे देता तो वो पूरा खुल जाता। उस औरत ने 2-3 बार फिर से दरवाजा पीटा तो अंदर से चाची की आवाज आई, कौन है? अब चाची ने जब जवाब दिया तो बाहर खड़ी उस अनजान औरत ने भी कहा, अरे उमा, अरे उठो तो, दिए नहीं लगाने क्या? और मुझे थोड़ा तेल भी चाहिए था, थोड़ा तेल भी दे दो मुझे। अब इस बात को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि इसको चाची का नाम कैसे पता है, और अभी तो रात के 2-2:30 बज रहे हैं और इतनी रात को कौन तेल मांगने आता है? ये तो कोई पहचान की भी नहीं लगती। अब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि अगर चाचा ने दरवाजा खोल दिया तो फिर क्या?
मैंने तो सोच रखा था कि कुछ हुआ तो मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूंगा। और तब अंदर से फिर से मुझे आवाज आई, रुको, बस 2 मिनट, देती हूं। अब चाची अंदर उठकर कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि मुझे बर्तनों की आवाज भी आ रही थी। लेकिन मुझे वो 2 मिनट 2 घंटे जैसे लगने लगे थे, क्योंकि आगे क्या होने वाला था कोई अंदाजा नहीं था। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा था। कभी मैं वो देखकर डर जाता, तो कभी सोचने लगता कि अगर किसी जानवर ने थोड़ी भी आवाज की तो मैं गया, वो सीधे यहां आ जाएगी। चाची की अंदर कुछ खड़बड़ खड़बड़ चालू थी, तो इस औरत ने फिर से उसे आवाज दी, अरे जल्दी करो उमा, मुझे जल्दी जाना है, अपनी तैयारी भी तो करनी है, एक बार दरवाजा तो खोल दे। चाची ने फिर उसे कहा, अरे बस 2 मिनट रुको। और फिर मुझे बर्तनों की आवाज आने लगी। अब चाची जो अंदर कुछ ढूंढ रही थी, उस चक्कर में चाची के हाथ से कुछ नीचे गिर पड़ा और उस बर्तन की आवाज से चाचा की नींद टूट गई। नींद टूटी तो उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, अरे इतनी रात को क्या कर रही हो? तब चाची ने उन्हें कहा, अरे वो आज दिए जलाने हैं ना, तो वो तेल मांगने आई है। कल आपने जो तेल लाया था वो कहाँ रखा है, कहीं मिल नहीं रहा। चाचा ने पूछा, इतनी रात को कौन आया है तेल मांगने? तब चाचा ने बोला, वो पता नहीं, होगा कोई गांव से ही। और तब चाचा जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? रात के 2:30 बज रहे हैं और किस पागल को इस वक्त तेल चाहिए? अब वो औरत बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही थी और बार बार यहां वहां देख रही थी। मैं भी वो सब सुन रहा था और देख भी रहा था। और तब उसने अजीब आवाज में ही कहा, दरवाजा खोलती है या नहीं? जल्दी दरवाजा खोल वरना ठीक नहीं होगा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा और मैं समझ गया कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, कुछ और ही है। और तब उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरी तो हालत खराब हो गई। उसकी उस हरकत से मेरे चाचा के लड़के की भी नींद टूट गई थी और उसने दरवाजा खोल दिया। पर बाहर देख उसने दूसरे पल ही दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। अब चाचा जी भी होशियार थे। उन्होंने अंदर से ही उसे जोर जोर से भगवान का नाम लेकर जाने के लिए कहना शुरू किया। उन्होंने कुछ बर्तन लिए और उसे बजाते हुए वो कहने लगे कि तुझे भगवान शिव जी की सौगंध है, निकल जा यहां से। तुझे भगवान राम जी की सौगंध है, चली जा। तुझे श्री हनुमान जी की सौगंध है, भाग जा यहां से वरना ठीक नहीं होगा। और वो ऐसा ही कहते रहे और वो औरत गुस्से में वहां बाहर खड़े खड़े अपने पैर पटकती रही। वो इतने जोर जोर से पैर पटक रही थी कि कुछ देर में वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ताकत से पैर पटक रही थी। फिर ऐसे ही पैर पटकते हुए वो औरत वहां से पीछे हटने लगी और पीछे हटते हुए वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब वो कहाँ गई, किधर गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं जहां छुपा था वहां से देख ही नहीं पा रहा था। बस मन ही मन में भगवान से प्रार्थना किए जा रहा था कि कहीं वो यहां ना आ जाए। अब उसके जाने के बाद भी मैं बाहर नहीं गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वहीं छुपकर बैठा रहा। करीबन 20 मिनट के बाद चाचा जी ने दरवाजा खोला। उन्होंने उस वक्त अपने पूरे शरीर पर भस्म जैसा कुछ रगड़ रखा था और वो बाहर आकर आंगन में खड़े होकर फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अगर तू यहाँ कहीं छुपी है तो यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। उनके हाथ में हनुमान जी की तस्वीर भी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं भी उस शेड से निकलकर दौड़कर ही उनके सामने चला गया। मुझे अचानक बाहर आता देख वो भी थोड़ा डर गए और दौड़कर पीछे जाने लगे। पर मैंने उन्हें आवाज दी और कहा, अरे चाचा जी, मैं प्रदीप हूं। और तब उन्होंने मुझे देखा और वो शांत हो गए। फिर चाचा का लड़का भी बाहर आया और हम सब रसोई घर में चले गए। और जब हम अंदर गए तब कहीं मेरी जान में जान आ गई। और फिर मैंने चाचा जी को वो सारी बात बताई जो मैंने बाहर देखी थी। वो औरत, उसका रूप बदलना और उसका वो भयानक अवतार। अब मेरा मानना यह था कि असल में वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे वहां आई थी, पर शायद उसे पता ही नहीं चला कि मैं घर में नहीं, जानवरों के शेड में चला गया हूं। सच में उस दिन मेरा नसीब अच्छा था और हमारे जानवर भी अच्छे थे, जिन्होंने कोई आवाज नहीं की थी और शायद उस रात उन्होंने ही मुझे बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गजानन है और गांव में लोग मुझे गुड्डू कहकर बुलाते हैं। वैसे मैं ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूं,
लेकिन मुझे ट्रक चलाना आता है। मेरे पिताजी किसी ज़माने में ट्रक चलाया करते थे, तो तभी मैंने उनसे सीख लिया था। लेकिन मुझे गाड़ियाँ चलाने का इतना शौक नहीं था। मैं बस अपनी खेती बाड़ी में खुश था। वहीं गांव में मेरा एक दोस्त था, राघव। उसका अपना एक ट्रक था, तो कभी कभी जब उसे दूसरा कोई काम होता तो मैं उसका ट्रक चला लिया करता था। एक दिन ऐसे ही उसने मुझे नागपुर से कुछ मशीन लाने के लिए कहा। इससे पहले मैंने कभी इतना दूर का सफर नहीं किया था। मैंने पहले तो उसे मना कर दिया, लेकिन राघव ने उस ट्रिप के लिए मुझे पैसे देने का वादा किया। उसके लिए मशीन जरूरी थी। मेरी पत्नी ने भी कहा कि एक दिन का तो काम है, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और इसमें बुरा भी क्या है। और इसलिए फिर मैं भी मान गया। मुझे अमरावती से नागपुर जाना था। अब जैसा उसने मुझे बताया था, मैं उसकी बताई हुई जगह पर दोपहर करीब 1-1:30 के आसपास पहुंच गया। अब मुझे अंदाजा था कि शायद 2-3 घंटे का काम है। मशीन गाड़ी में लोड हो जाएंगी और मैं यहां से निकल जाऊंगा। अब वो मशीन ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, यही कोई 4 फीट की होगी, लेकिन बहुत भारी थी और उसे गाड़ी में चढ़ाने के लिए क्रेन मंगवाई गई। लेकिन वो क्रेन आने में और एक मशीन को चढ़ाने में ही बहुत देर हो गई थी। मतलब मुझे 2 मशीन ले जानी थी और सिर्फ एक मशीन चढ़ाने में रात के 11:30 बज गए थे। दूसरी मशीन तो अब भी बाकी थी। अब बहुत रात हो गई थी। मुझे वहां रुके हुए करीब 10 घंटे बीत चुके थे। बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। लगा था कि मशीन 2-3 घंटे में लोड हो जाएगी और मैं वापस निकल जाऊंगा। लेकिन इंतजार करते करते 10 घंटे बीत चुके थे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैंने वहां बाहर जाकर भी देखा, पर वहां कोई कैंटीन, कोई दुकान नहीं थी। जब 11:30 बजे तो मुझे समझ आ गया कि अब दूसरी मशीन लोड होने में 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो मैंने वहां के मैनेजर से कहा कि 10 घंटे से यहीं बैठा हूं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। मैनेजर मेरी बात समझ गया और तुरंत कुछ लाने चला गया, पर कुछ 10 मिनट बाद वो भी खाली हाथ वापस आया और वापस आकर उसने मुझे कहा, अरे माफ करना, एक्चुअली वो शिफ्ट बदली होने के कारण मुझे आपके खाने का ध्यान ही नहीं रहा और अंदर कैंटीन भी बंद हो चुका है। आज कुछ भी नहीं बचा है। आप चाहे तो मेरी मोटरसाइकिल लेकर जाए। बाहर के रास्ते से थोड़ा पीछे चले जाओगे तो 7 से 8 किलोमीटर पर एक ढाबा है, वो 24 घंटे खुला रहता है। आप वहां आराम से खाना खाकर आइए, तब तक मैं यहाँ का काम खत्म करता हूँ। अब मुझे भूख तो बहुत ज्यादा लगी थी और मैं खेतों में काम करने वाला आदमी हूँ, तो ऐसे में मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उसकी बाइक की चाबी ली और वहां से निकल पड़ा। कुछ 3-4 किलोमीटर जाने के बाद मैंने रास्ते के किनारे एक लड़के को बैठे हुए देखा। यही कोई 8-10 साल का लड़का रहा होगा। उसके आसपास कुछ भी नहीं था, पीछे बस एक बड़ा पेड़ था। तो मैं उससे 20 से 30 मीटर दूरी बनाकर गाड़ी को रोककर वहीं खड़ा रहा और उससे देखने लगा कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। वो लड़का अपने सिर को घुटनों में छुपाए और अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को लपेटकर बैठा हुआ था। मैंने उसे वहां से आवाज दी, क्या हो गया, घर छोड़कर भागा है क्या? उस पल मुझे बस उस लड़के की हंसने की आवाज सुनाई दी। लेकिन उसने अपना सर नहीं उठाया था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने फिर पूछा, अरे पागल है क्या, मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूं, आगे कहीं जाना है तो बोल दे, छोड़ दूंगा। मेरी इस बात पर उसने एकदम से अपना सिर उठाकर देखा। उसने गर्दन भी ऐसे झटके से उठाई जैसे कोई उल्लू अपनी गर्दन घुमाता है। मुझे पहले तो उसकी इस हरकत से डर ही लगा। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ उसने मुझे कहा, मुझे जाना है। मैंने फिर पूछा, हाँ पर कहाँ जाना है? मुझे मेरे घर जाना है। फिर वैसा ही जवाब, अरे हाँ पर तुम्हारा घर कहाँ है? उसने फिर वैसे ही कुछ अजीब सा अटपटा सा जवाब दिया, उधर उधर है मेरा घर। और ऐसा कहते हुए उस लड़के ने पीछे अंधेरे में कहीं इशारा किया। मैंने वहां देखा तो दूर दूर तक मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा, यहां से तो वहां का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वहां जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो वही अंधेरे में इशारा करता रहा। मैंने फिर उसे पूछा, क्या इसी रास्ते पर आगे कहीं रास्ता है जो तुम्हारे घर तक जाता हो? उसने अपनी गर्दन सिर्फ हाँ में हिलाई और वो एकदम से खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने पूछा, आप छोड़ोगे मुझे? अब सच कहूं तो मैं उसे नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसका व्यवहार मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये दिमागी मरीज होगा और शायद कहीं खो गया होगा।
वरना कौन लड़का ऐसे रात में ऐसे सुनसान रास्ते में बैठता है। तो थोड़ा सोचकर मैंने उसे गाड़ी पर बैठने के लिए कहा। अब वो लड़का छोटा था तो वो आराम से साइलेंसर पर पैर रखकर मेरे पीछे बैठ गया और मैं गाड़ी चालू कर आगे बढ़ने लगा। अब उसके बाद हुआ ये कि नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपके पीछे से पेट को लिपट कर बैठते हैं या फिर कोई कोई कंधे को पकड़कर बैठ जाता है, पर थोड़ी ही दूर जाकर मैंने महसूस किया कि उसके हाथ मेरे गले पर है, मेरी गर्दन पर, और उसने गले को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो मेरा गला दबाना चाहता हो। जैसे ही मुझे वो एहसास हुआ मैंने बाइक को वहीं पर रोका और उसके हाथ को झटक कर उसे कहा, क्या कर रहा है, तू सच में पागल तो नहीं? और मुझे पीछे से बस उसके हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर गाड़ी चालू की और आगे जाने लगा। सोचा कि जल्दी से इसे कहीं छोड़ दूंगा और ये झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर एक घने पेड़ के पास मेरी गाड़ी एकदम से रुक गई, अपने आप ही, जैसे कोई गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे कम करके रोकता है। ठीक वैसे मेरी बाइक एकदम से बंद नहीं पड़ी थी। मैं तो सोच में पड़ गया, वही खड़े होकर बाइक को किक मारने लगा। तभी लड़के ने पीछे से मुझे कहा, ये जो पेड़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वहीं पास में एक बड़ा सा पेड़ था। मैंने उस पेड़ की तरफ देखा ही नहीं, मैंने उस पेड़ की तरफ देखा भी नहीं और नहीं उसकी बात का कोई जवाब दिया। उसने फिर मुझे कहा, क्या तुम मेरे साथ पेड़ पर चलोगे? मैं तुम्हें बहुत सारी इमलियां दूंगा। मैं फिर भी चुपचाप गाड़ी को किक मारता रहा। अंधेरे में मुझे इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट भी किक के साथ जल उठती और फिर बुझ जाती। कुछ देर बाद उसने फिर वही बात दोहराई, चलो ना मेरे साथ उस पेड़ पर, ये मेरा पसंदीदा पेड़ है, मैं यहीं खेलता रहता हूं। अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे गुस्से में ही कहा, यहां गाड़ी बंद पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है, एक काम कर, तू यहीं उतर जा और मुझे जाने दे। वो फिर से मेरी इस बात पर हंस पड़ा। कुछ देर और किक मारकर मैंने उसे कहा, अच्छा नीचे उतर, देखने तो दे मुझे गाड़ी को क्या हुआ है। और तब उसने मुझे कहा, अब किक मारो। अब मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मैंने फिर उसे कहा, अरे उतर यार नीचे, दिखता नहीं है कि गाड़ी बंद पड़ गई है। उसने फिर अजीब तरह से हंसकर मुझे कहा, मैंने कहा ना अब किक मारो। मैंने यूं ही बैठे बैठे फिर से किक मार दी। असल में मैं उसे दिखाना चाहता था कि तेरे कहने से गाड़ी चालू नहीं होती, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गाड़ी अचानक से चालू हो गई और वो भी एक किक में, और वो फिर से पीछे से हंस रहा था। अब मुझे कुछ तो गड़बड़ लगने लगी थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा और मैं चुपचाप गाड़ी को आगे लेकर जाने लगा। आगे जाने पर एक मोड़ आ गया। मैं गाड़ी को उस मोड़ पर लेकर चला गया। मुझे फिर एक कुछ अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीट रही हो। तो मैंने नीचे देखा तो वो जो लड़का था वो अपना एक पैर नीचे जमीन पर घसीट रहा था और उसके कारण बाइक बहुत धीमी चल रही थी। मैंने उसे कहा, अरे यार अपना पैर तो उठा लो, कहीं गिर विर गए तो खामखा मुझे तकलीफ हो जाएगी। और वो फिर से हंसने लगा और तभी मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया। उसका दूसरा पैर भी जमीन पर घिस रहा था। अब मेरा सिर घूम गया, क्योंकि मैं जानता था कि इतने छोटे बच्चे के दोनों पैर जमीन तक पहुंच नहीं सकते। और उसी पल मैंने सामने देखा, मुझे सामने फिर वही इमली का पेड़ दिखाई देने लगा। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वहां जाते जाते बाइक फिर अपने आप रुक गई, ठीक वैसे जिसे पहले रुकी थी। उसने मुझे फिर वही बात कही, तुम चलोगे मेरे साथ उस पेड़ पर? मुझे वो पेड़ बहुत पसंद है, मैं तुम्हें बहुत सारी इमलियां दूंगा, चलो ना। और वो फिर से हंसने लगा और जोर से हंसने लगा। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा। कुछ करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं अगर मैं कुछ बोल देता तो क्या हो जाता, क्योंकि अब तक मैं जान चुका था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अजीब है और ये कोई आम लड़का नहीं है। और फिर न जाने कैसे मेरा ध्यान सामने मिरर में चला गया। मिरर में देख मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका था। वो किसी 15 फुट इंसान जितना बड़ा हो चुका था। मुड़कर उसकी तरफ देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं समझ चुका था कि मैं किसी तरह के छलावे में फंस गया हूं, जिसके बारे में मैंने आज तक सिर्फ सुना था। और सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे वक्त में क्या किया जाता है।
मैं बस चुपचाप रुका रहा, कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। और तब मुझे पीछे से आवाज आई, तेरा आज नसीब अच्छा है जो तू बच गया। तेरे पास कुछ है जो मैं तुझे कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वरना मैं कब का तुझे दिखा देता कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। चला जा, चला जा यहां से। और उसकी वो बात सुनकर मैंने कांपते हुए किक मारना शुरू किया। गाड़ी भी चालू हो गई और उस दिन मैंने इतनी तेज गाड़ी चलाई जितनी मैंने आज तक कभी नहीं चलाई थी। मैं रात उस फैक्ट्री में वापस नहीं गया, आगे उसी ढाबे पर रुका रहा। और वहां जाने के बाद मैंने अपनी जेबें अपने आप को चेक किया तो मेरी जेब में ट्रक की चाबी थी जिसमें माँ काली की तस्वीर लगी थी। सुबह जब मैं फैक्ट्री वापस गया तो वहां सब घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। मैंने उन लोगों को रात वाली घटना सुनाई। तब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो लड़का अक्सर उसी पेड़ के पास बैठा दिखाई देता है। हर किसी को नहीं, लेकिन जिसका दिन होगा वो उसे ही दिखाई देगा। और अगर गलती से गाड़ी उसके पास रोक दी तो फिर वो उस आदमी को किसी भी तरह उस इमली के पेड़ के पास लेकर जाता है और वही उसे मार देता है। उस पर मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि बस माँ काली की कृपा थी जो मैं बच गया हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। चलिए आज की तीसरी कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी बहुत ही अजीब और डरावनी घटना है। साल 2000 की बात है। हम साथ कॉलेज में थे और हमारे गांव भी आसपास ही थे। तो एक रात हम सभी दोस्त उसी के एक रिश्तेदार की शादी में चले गए थे। वो नीरज का भाई था और हमारा भी दोस्त था, तो इसलिए हम सब उसके साथ थे। हम कुल मिलाकर 5 दोस्त थे। तो शादी हुई, रात भर हमने खाना वगैरह खाया, पार्टी भी हुई। हमने उस दौरान थोड़ी शराब भी पी ली थी और सब कुछ होने के बाद यही कोई आधी रात को हम वहां से घर जाने निकले। हमारे पास 2 बाइक थी और हम 5 लोग थे। एक पर 3 दोस्त बैठे हुए थे और दूसरे पर नीरज और मैं, हम दोनों बैठे हुए थे। कुछ आगे जाकर एक नदी के पुल के करीब पहुंचते ही नीरज ने बाइक को रोक दिया और मुझे कहा, अबे यार, ठंड से हालत खराब हो गई है, रुक मैं टॉयलेट जाकर आता हूं, आगे गाड़ी तू चला। हाँ, मैंने उसे कहा ठीक है, तू जाकर आ। मेरे बाकी दोस्त भी वहां रुक गए और सब यहाँ वहां टॉयलेट कर रहे थे, लेकिन ये अकेला था जो आगे झाड़ियों में किसी पेड़ के पास चला गया था और जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब उसे जाकर 2 मिनट हो गए थे, फिर 4 मिनट हो गए, लेकिन वो बाहर ही नहीं आया। 10 मिनट बाद हमने उसे आवाज देना शुरू की, मतलब हमने उसे आवाज भी दी और गालियां भी दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने बाकी सबको कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं। मुझे लगा कि कहीं वो गिर विर तो नहीं गया होगा। मैंने वहां जाते हुए उसे आवाज देना शुरू किया, लेकिन वहां जाकर देखा तो नीरज वही एक पेड़ के पास एकदम सीधा खड़ा था। मैंने वहीं से उसे कहा, अभी नीरज ऐसे क्यों खड़ा है, चलना, देर हो रही है। लेकिन वो तो हिला ही नहीं। उसकी इस हरकत पर मैं उसे गाली देते हुए उसके पास चला गया और उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी मजबूत लोहे के खंभे को खींच रहा हूं। वो मुझसे 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई हलचल नहीं। मुझे तो खुद पर ही शक होने लगा कि कहीं मुझे तो नहीं चढ़ी है। और थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद मैंने आखिरकार अपने बाकी दोस्तों को बुलाया। बाकी सभी ने भी उसे खींचने का ट्राई किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम में से एक दोस्त ने उसे 2 झापड़ लगाए, तब कहीं जाकर वो होश में आ गया। मैंने उसे कहा भी, क्या पागल हो गया था क्या तू, या जानबूझकर हमें डरा रहा था? लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया हो। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, चलते चलते बार बार लड़खड़ा रहा था। तभी दूसरे दोस्त ने मुझे कहा, मुझे लगता है कि इसे अब नशा चढ़ा है। इसलिए फिर मैं बाइक चलाने बैठ गया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। उसके पीछे एक और दोस्त को बैठने के लिए कहा ताकि वो उसे पकड़कर बैठ सके। वहां से कुछ दूर आगे जाने पर वो एकदम से मुझे कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मटन चिकन खाना है और मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मुझे बस खाना चाहिए किसी भी तरह। और मैं उसे समझा रहा था, पर वो मेरी बात को मान ही नहीं रहा था। तो मैंने उसे बस झूठ मूठ कहा कि बस आगे कहीं एक अच्छा सा ढाबा दिख जाएगा तो वहां हम रोक देंगे, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा धीरज रख। तो मेरी उस बात से वो थोड़ा शांत हो गया।
अब जबकि मैं जानता था कि उस रास्ते पर आगे कोई ढाबा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते चले गए। और जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, खासकर उसके गांव के नदी के पास, तो जब हम उस नदी के पुल से गुजर रहे थे तो वो एकदम से ठीक हो गया, अचानक से नॉर्मल हो गया, जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या किया था। मैंने उसे उसके घर छुड़ा और उसे कहा भी कि अब घर में जा और जितना खाना है उतना खा ले। तो उसने उल्टा मुझे कहा, कैसा खाना, हम तो इतना खाकर आए हैं कि मेरा पेट भरा हुआ है। तब मुझे ऐसा लगा कि उसे खींचकर 2 झापड़ लगाओ, और मैंने उससे गुस्से में ही कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत चिल्ला रहा था ना तू कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, अब क्या हो गया? तो वो मुझ पर हंसने लगा और मुझे पागल कहकर घर के अंदर चला गया। मुझे भी यही लगा कि शायद उसने जानबूझकर हमारे साथ कोई मजाक किया था। अब उसे घर छोड़कर हम बाकी दोस्त भी अपने अपने गांव चले गए। हम सबके गांव वहां से बस 2-3 किलोमीटर दूर थे। उसके कुछ 7-8 दिन बाद एक दिन उसके पिताजी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा, अरे वो नीरज के बारे में थोड़ी बातचीत करनी थी। तो मैंने उनसे कहा कि जी कहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा, क्या नीरज को दारू सिगरेट की लत लग गई है या कोई लड़के का चक्कर है? देखो सच सच बता दो, हमारे घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है। उनकी वो बात सुनकर मैं भी टेंशन में आ गया। मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि हफ्ते भर से नीरज कॉलेज भी नहीं आया था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद आपको कॉल करने वाला था, क्योंकि हफ्ते भर से तो वो कॉलेज भी नहीं आया है। और ये बात सुनकर वो और भी चौंक गए। उन्होंने मुझे आगे बताया कि नीरज दिन दिन भर घर से बाहर रहता है, बीच रात बाइक लेकर कहीं चला जाता है। पूछो तो कोई जवाब नहीं देता, कोई बात भी नहीं करता, बस ऐसा रहता है जैसे वो किसी नशे में है। घंटों घंटों चुपचाप कमरे में पड़ा रहता है। अगर तुम दोस्त यहाँ आकर उससे बात करो तो शायद कुछ पता चल जाए। तो मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। वैसे भी नीरज हमारा दोस्त था, शायद वो हमें कुछ बता देता। तो मैंने अपने बाकी दोस्तों को जमा किया और उन्हें लेकर नीरज के घर पहुंचा। लेकिन उस वक्त भी नीरज घर पर नहीं था। उसके पिताजी ने हमें बताया कि शादी से आने के बाद से वो इतना बदल गया है, पता ही नहीं चल रहा कि उसे क्या हो गया है। कोई लड़के का चक्कर है या नशा वशा करने लगा है। वो तो अब अपनी माँ तक से बात नहीं करता है। मैंने पूछा कि पता है आपको वो कहाँ जाता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पता, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। वो एकदम से गायब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो अब ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ गया है। तो नीरज के पिताजी ने मुझे कहा, अभी नहीं, अभी ढूंढने से कुछ फायदा नहीं है। हम रात में जाकर ढूंढेंगे तो शायद सच पता चल जाएगा। हम रात में ही उसका पीछा करेंगे। तुम रात को 10 बजे के करीब यहाँ आ जाना और बाहर कहीं छुप कर रहना। तो जैसा नीरज के पिताजी ने कहा था, हम उस रात 10 बजे के करीब उसके घर चले गए और वहीं आसपास छुपकर बैठ गए। वो बीच रात को बाइक लेकर निकल पड़ा और फिर हम भी चुपके से उसके पिताजी की गाड़ी में उसके पीछे निकल पड़े। लेकिन कुछ ही देर में वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। एकदम से जैसे गायब हो गया हो, लगा जैसे वो अंधेरे में घुल सा गया हो। और हम बस उसे ढूंढते रह गए। हमने उसे हर जगह पर ढूंढा था। करीबन 2.5-3 घंटे तक हम उसे ढूंढते रहे थे, पर पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया था। और फिर आखिरकार हम उसे ढूंढते ढूंढते वापस घर की तरफ निकल पड़े। और जाते जाते हमें नदी के पास एक रास्ते पर बाइक दिखाई दी और वो बाइक नीरज की ही थी। और जैसे ही बाइक देखी, हमने गाड़ी को उससे दूर ही रोक दिया, काफी दूर, ताकि उसे पता ना चल सके। और वहीं से हमने देखा तो नीरज वहीं नदी के पुल पर बैठा हुआ था। सब कुछ अजीब था। हमने देखा कि वो अकेला ही वहां बैठा हुआ था, उसके साथ वहां कोई नहीं था। और वहां बैठकर वो बस पानी में देखे जा रहा था, उस नदी के पानी में। और हम भी गाड़ी में बैठकर उसे देख रहे थे कि आखिर वो वहां बैठकर क्या करता है। और तभी अचानक से कहीं से वहां पुलिस आ गई। उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के ठीक साइड में खड़ी कर दी और वो हमसे पूछताछ करने लगे कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात को क्या काम है तुम्हारा यहाँ। तो हमने उन्हें थोड़ा बहुत बताया कि वहाँ जो लड़का बैठा है ना, वो इनका बेटा है और 1 हफ्ते से उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। हम बस देखने आए थे कि वो असल में क्या करता है, कहाँ जाता है। और जब हम ये बातें कर रहे थे तब पता नहीं क्या हो गया, नीरज एकदम से उठकर खड़ा हो गया और ब्रिज के किनारे पर चला गया। वो देख हम सबके होश उड़ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। पता ही नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था।
तब उनमें से एक पुलिस वाला संभल कर उसके पास जाने लगा, और तब हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, पर फिर भी हम उससे बहुत दूर खड़े थे। पुलिस वाले ने उसके करीब जाकर उसे आवाज भी दी, नीरज, उतर जाओ यहां से, यहां खड़ा होना ठीक नहीं है, नदी बहुत गहरी है, ये पुल भी काफी ऊंचा है, प्लीज मेरी बात मानो, वहां से नीचे उतर जाओ। हम उस नदी को जानते थे और ये भी जानते थे कि अगर वो नीचे गिरा तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन नीरज ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उसके पिताजी थोड़ा आगे चले गए, उन्होंने भी उसे आवाज दी, नीरज, तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज नीचे उतरो, प्लीज मेरी बात मानो, नीचे उतर जाओ बेटा। और तभी नीरज ने पलटकर उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूं। और इतना बोलकर वो वहां से सीधे नीचे कूद गया। कुछ पल के लिए हम वहीं जम गए, मतलब वो देख समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। उसके पिताजी तो वहीं चक्कर आकर गिर पड़े। पुलिस भागकर आगे गई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब कुछ सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। एक पल में सब कुछ बदल गया था। फिर उस घटना के बाद उसी दिन लाश को पानी से बाहर निकाला गया। तब हमने देखा था उसकी लाश बहुत अजीब थी, मतलब चेहरा एकदम टेढ़ा पड़ा हुआ था, जबड़ा खिसका हुआ था, आंखें अंदर धसी थी, खराब थी, नाक टेढ़ी और टूटी हुई थी, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने घूंसे मारे हो। उसके पूरे चेहरे का आकार ही बदल गया था। उस घटना को करीब 1 महीना बीत गया और फिर एक दिन हम सारे दोस्त नीरज के पिताजी से मिलने चले गए। तब उसके पिताजी ने हमें बताया कि वो नीरज की जन्म पत्रिका लेकर एक देवी माँ के पुजारी के पास गए थे और उन्होंने उन्हें नीरज के साथ हुई घटना के बारे में बताया था। उस पुजारी ने उसकी पत्रिका और उस घटना को स्मरण कर कर उन्हें बताया था कि एक्चुअली नीरज को एक नहीं बल्कि एक साथ करीब करीब 7 भूतों ने पकड़ लिया था, जो सभी भूत नदी के पास रहते थे। और ऐसे में अगर ये पहले पता चलता तो शायद उसे बचाया भी जा सकता था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि नीरज के साथ आखिर हो क्या रहा था। और पुजारी जी ने ही उन्हें बताया कि उन्हीं 7 भूतों ने नीरज की ऐसी हालत की थी। वो सब एक एक कर उसके साथ खेल रहे थे और आखिर में ठीक 7 दिन खेलने के बाद 8वें दिन वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। उनकी बात सुनकर हमने एक बात गांठ बांध ली थी कि कुछ भी हो जाए, आगे से किसी भी अनजान और सुनसान जगह पर नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 कहानियां। तो आपको आज की कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, आखिर में आप सभी से फिर से एक निवेदन है कि अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।